हाँ जी, नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश ने हमने स्टार्ट कर रखी है अपनी थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर की सीरीज, जिसके अंदर हम फर्स्ट क्लास लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं कि क्या लिमिटेशंस थी। एंथैल्पी चेंज के बारे में हमने पढ़ लिया, एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बहुत सारी चीजें हमने जान ली है। आज हम बात करेंगे भाई अपना जो लिमिटेशन है और एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी क्या है, व्हाट इज एंट्रोपी, ठीक है। और स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस, कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर अपना ऑन दी स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। So, उससे पहले हम जान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या है। देखिए, थर्मो के अंदर आपने पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ा, जो फर्स्ट लॉ था अपना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। इसने कहा था कि जो एनर्जी के अंदर चेंज आता है डेल्टा ई होता है हीट प्लस वर्क डन। ओके, एक्सपेंशन के लिए क्या होगा और कंप्रेशन के लिए क्या होगा, उनकी सारी बातें हम कर चुके थे। अब ये बताता था कि एनर्जी जो है कंजर्व्ड है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसे बोल दिया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम एनर्जी को बना नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको हीट देता हूं तो ये क्या मेल्ट डाउन हो जाएगा, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, इसके अंदर एनर्जी ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये इससे एनर्जी निकाल सकते हैं, हम दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ना तो एनर्जी को बना सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। जैसे भगवत गीता के अंदर कृष्ण जी कहते, क्या कहते हैं कि भाई हम आत्मा को मार नहीं सकते, जिला नहीं सकते। वही बात है, एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। एनर्जी को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते ना ही हमसे बना सकते, ठीक है। ये बात तो ठीक थी यहां तक कि केमिकल रिएक्शन के अंदर, लेकिन दिक्कत कहां आई, दिक्कत ये आई कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये इसको बिल्कुल नहीं बता रहा था। फर्स्ट लॉ था कैन नॉट डिटरमाइन कैन नॉट डिटरमाइन spontaneity ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये नहीं बता पाया फर्स्ट लॉ। ये इसकी लिमिटेशन थी। ये क्या है भाई, ये लिमिटेशन हो गई, लिमिटेशन होगी। तो अब लिमिटेशन को तो हमें दूर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिमिटेशन को हमने दूर करना पड़ेगा। लेकिन लिमिटेशन को दूर करने के लिए आता है सेकंड लॉ, और उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो स्पॉन्टेनिटी है ये क्या होती है, जिसको सेकंड लॉ बताएगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपको स्पॉन्टेनिटी के बारे में जानना होगा। कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, उसे तो हम बोलेंगे स्पॉन्टेनिटी। ये टू टाइप की हो सकती है। एक तो रिएक्शन जो है इसको साफ कर लेते हैं एक बारी। रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है। रिएक्शन एक हो सकती है भाई स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हमें जानना है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है। स्पॉन्टेनिटी की बात कर लेते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। वो रिएक्शन जो अपने आप से हो या उसको हम थोड़ा स्टार्ट करवा के दे दें और वो होने लग जाए, उसको मतलब थोड़ी सी एनर्जी दे दें जिससे रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन रहेगी द रिएक्शन which take place by its own or by some initiation। एक्सटर्नल फोर्स के साथ सिर्फ हमें स्टार्ट करवाना रिएक्शन को, और वो रिएक्शन होने लग जाए, उसे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। इसके अंदर हम एक्चुअल फोर्स लगातार उसके ऊपर यूज नहीं करेंगे, वो क्या बस एक बार स्टार्ट कर दिया रिएक्शन को और वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी,
वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं जो अपने आप से होती है, जो अपने आप से होती है बाय इट्स ओवन NO प्लस O2, ये NO2 बनता है। हमें पता है NO ऊपर जो है एनवायरमेंट में जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और NO2 बनाता है, नाइट्रस डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप से हो जाती है। इसे बाहर से किसी चीज की जो है एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती होने के लिए। सेम एक डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का एग्जांपल बता देते हैं आपको, जैसे कि CuSO4 है, जिंक मैंने यहां पर डाला तो यहां पर ZnSO4 एक्वस के अंदर बनता है प्लस कॉपर बाहर आ गया। ये रिएक्शन अपने आप हो जाते हैं, इन्हें बाहरी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कुछ एक ऐसी रिएक्शन है जिसे स्टार्टिंग में इनिशिएट करवाना पड़ता है। मोस्टली रिएक्शन जो फ्री रेडिकल से होती है उन्हें बाहर से एक बार आप स्पॉन्टेनियस जो करवाने के लिए थोड़ी एनर्जी दे दीजिए। जो एनर्जी आप हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं, वो फ्री रेडिकल के अंदर जाएगा। जब हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वहां पर सारे जो है मैकेनिज्म आपको करवाए जाएंगे, बिल्कुल जीरो से लेके हायर लेवल तक। घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है तो इनिशिएशन हो गया। जैसे कि H2 प्लस Cl2 लाइट की प्रेजेंस में ये बना देता है 2HCl। तो ये रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो जाती है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसके आगे नॉन लग गया, जो रिएक्शन नहीं हो पाती जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि अगर मैंने गोल्ड डाल दिया मैंने किसके अंदर, पानी के अंदर। गोल्ड को पानी के अंदर डाला, 6 महीने रखा, 1 साल रखा, 2 साल रखा, 3 साल रखा। आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे Au प्लस H2 है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। एज इट इज आपका गोल्ड बाहर निकल आएगा और आपका वाटर एज इट इज बाहर निकल आएगा, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसे हम बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वो कैसी रिएक्शन है भाई, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब ये जो स्पॉन्टेनिटी आई है किसी रिएक्शन के अंदर, ये किसी कारणवश आई होगी, किसी चीज की जरूरत होगी, इसीलिए तो यहां पर स्पॉन्टेनिटी आई है। अदरवाइज स्पॉन्टेनिटी क्यों आती, वाई। ठीक है, तो अभी हमें पढ़ना है कि स्पॉन्टेनिटी क्यों आई। मेनली 2 फैक्टर रहेंगे। कौन कौन से, मेनली आपको 2 फैक्टर पढ़ने हैं। ओके, एक तो एंट्रोपी हो जाएगा अपना, और एक हो जाएगा एनर्जी। ओके, तो ये 2 क्राइटेरिया हमने पढ़ने हैं स्पॉन्टेनिटी के लिए, और इन्हीं 2 की वजह से क्या होती है, रिएक्शन होती है। इसको हम ड्राइविंग फोर्स ही बोल देते हैं, मतलब ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनिटी। किसी रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है, जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज अगर उसे मिल जाए, ठीक है, या जिस चीज के लिए वो हो रही है, स्टेबिलिटी के लिए हो रही है, एनर्जी लूज करने के लिए हो रही है, गेन करने के लिए हो रही है, एंट्रोपी लूज करने के लिए हो रही है, एंट्रोपी गेन करने के लिए हो रही है, वो उसका क्या है, उसका ड्राइविंग फोर्स है। वो क्या है, उसका ड्राइविंग फोर्स है। मतलब जो चीजें रिस्पॉन्सिबल होगी स्पॉन्टेनिटी के लिए उसे हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। और यहां पर अपने पास 2 फैक्टर है, पहला एनर्जी है, दूसरा अपने पास एंट्रोपी है। चलिए बात करते हैं एक एक करके इन दोनों की। बात कर लेते हैं एनर्जी की और एंट्रोपी की। क्यों ये स्पॉन्टेनिटी का महत्वपूर्ण फैक्टर है अपने पास, क्यों इनकी जो है ज्यादा जरूरत होती है। पहला एनर्जी की बात कर लेते हैं, कोई चीज क्यों होती है, ड्यू टू इंस्टेबिलिटी। आप पढ़ रहे हैं, नीट या जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप फ्यूचर में जाके स्टेबल हो जाए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पढ़ाकर स्टेबल हो जाता हूं, स्टेबिलिटी के लिए पढ़ा रहा हूं। आप सोते हैं, क्यों सोते हैं, स्टेबिलिटी के लिए सोते हैं। आप खाते हैं ड्यू टू गेन स्टेबिलिटी। हर चीज इस यूनिवर्स के अंदर स्टेबिलिटी चाहती है, तो हर कोई पागल है भाई स्टेबिलिटी के पीछे। यहां पर अपनी केमिकल रिएक्शंस भी स्टेबिलिटी के लिए पीछे, स्टेबिलिटी के लिए पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का क्या रिलेशन रहता है स्टेबिलिटी के साथ, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं।
जिन्होंने नहीं देखा वो स्टार्टिंग से देखिए अपना फुल कोर्स +1 के लिए। बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा रखा है क्या एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो कोई चीज स्टेबल होगी मतलब एनर्जी लूज करेगी, एनर्जी लूज करेगी। ठीक है, तो रिएक्शन क्यों होगी, कोई रिएक्शन क्यों होगी, ड्यू टू लॉस इन एनर्जी, a chemical reaction formed stable product। ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा जो रिएक्टेंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, एनर्जी लूज करके स्टेबल होना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कि अपने पास C+O2 है, अगर हम C+O2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहां पर एंथैल्पी रिलीज होता है -393 किलो जूल के आसपास। यहां पर एनर्जी निकल गया, डेल्टा एच अपना निकल गया। ये मैंने साइन कन्वेंशन या टाइप ऑफ एंथैल्पीज आपको समझाए हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, आपको करवाया गया है बिल्कुल बेसिक से। जिसने नहीं देखा पिछले वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा सारी वीडियोस के। ठीक है, बेसिकली मैं इसकी प्ले लिस्ट का लिंक डाल देता हूं, मैं स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। मैंने कम से कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर किया है। तो यहाँ पर क्या स्टेबिलिटी के लिए इसने एनर्जी को लूज कर दिया, स्टेबल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल है, देन कार्बन +O2 से तो ये रिएक्शन हो गया। ये कैसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन ध्यान कीजिए रिएक्शन के 2 टाइप भी होते हैं, एक तो एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक के अंदर तो ये एनर्जी को लूज कर देगा हीट की फॉर्म में, ये तो ठीक है, लेकिन यहां तो गेन करेगा, यहां तो गेन करेगा एनर्जी को। मतलब देखिए, अगर मैं ग्राफ के हिसाब से आपको समझाऊं, ये एनर्जी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है। यहां पर मेरे पास रिएक्टेंट था, कहीं पे रिएक्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी इसको, और ये आ जाएगा, यहां पर बना लिया प्रोडक्ट। ओके, मतलब ये यहां से यहां आ गया, वही नीचे आ गया, प्रोडक्ट बन गया। ये ठीक बात है एक्सोथर्मिक के लिए, लेकिन एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा, कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। मतलब अब देखिए, ये एनर्जी है, ये एनर्जी का स्केल है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट का स्केल है, कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुए, उनकी एनर्जी तो ज्यादा है, होगी कि नहीं दिक्कत, दिक्कत तो होगी भाई साहब। ठीक है, तो जैसे कि एंडोथर्मिक का हम एग्जांपल ले लेते हैं, H2O है अपने पास, H2O है, ठीक है, लिक्विड के अंदर। जब H2O को हम गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सॉरी, मतलब यहां पर फेज चेंज होगा, यहां पर हमें करीब प्लस की 44 किलो जूल एनर्जी चाहिएगी पर मोल के हिसाब से। यहां तो एनर्जी गेन कर दी, लेकिन स्टेबल है, फिर भी वेपर्स जो स्टेबल होते हैं। इसका क्या कारण है, देखिए एक चीज तो हमें यहां से पता लगी कि एनर्जी अकेला क्राइटेरिया नहीं है किसके लिए, रिएक्शन के स्टेबल होने के लिए। तो भाई दूसरा कारण हमने एंट्रोपी पढ़ा था, अभी आपको बताया था मैंने, एंट्रोपी। ठीक है, एंथैल्पी कैसे फंक्शन था, स्टेट फंक्शन था, डिपेंड करता था स्टेट के ऊपर। ओके, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था या इंटेंसिव था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। इसको डेल्टा एच से दिखाते हैं हम एंथैल्पी को अपना। ठीक है, और जो एंट्रोपी है इसको एस से शो करेंगे, और ये भी मेरा एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। मतलब ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। और एंट्रोपी को भी हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे हम एंथैल्पी को नहीं मेजर कर सकते। तो यहां पर क्या मेजर कर सकते हैं हम, चेंज इन एंथैल्पी। समझाया है कि नहीं समझाया, आना चाहिए आपको। तो यहां पर मैं डेल्टा एस मेजर करूंगा, हमेशा ही डेल्टा एस मेजर करूंगा, मतलब एंथैल्पी मेजर करूंगा।
सॉरी एंट्रोपी मेजर, जो चेंज इन एंट्रोपी है उसको मेजर करूंगा, अकेला मैं एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकता। ओके है ये बात, यहां तक क्लियर है? ओके। अब ये कहते हैं कि कोई भी चीज, कोई रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि वो चाहती है मैक्सिमम रेंडमाइज हो जाए, ठीक है, टू गेन मैक्सिमम एंट्रोपी। ओके, मतलब जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी वो चीज उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। मतलब देखिए H2O था, लिक्विड के अंदर था, कहां गया? H2O गैस के अंदर गया और यहां पर प्लस 44 किलो जूल एनर्जी जो इसने कंज्यूम करी। एनर्जी के हिसाब से तो H2O गैस जो वेपर्स बने अनस्टेबल होने चाहिए थे, लेकिन ये स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी बढ़ गई है। भैया दो फैक्टर है अब यहां पर, एक तो एंट्रोपी और एक एनर्जी। तो यहां पर जब एंट्रोपी बढ़ रही है तो भी चीजें स्टेबल हो सकती है। तो यहां पर जो एंट्रोपी है वो ज्यादा बढ़ गई बजाय एनर्जी कम बढ़ने से। मतलब एनर्जी, अगर ये एनर्जी का स्केल और एंट्रोपी का स्केल मान लेते हैं, ठीक है, यहां थी एंट्रोपी और एनर्जी, अगर एनर्जी यहां तक बढ़ी तो एंट्रोपी यहां बढ़ गई, तो डोमिनेट करेगा यहां पर एंट्रोपी। और एंट्रोपी क्या कह रही है कि स्टेबल हो जा, तू शांत हो जा, स्टेबल हो जा, तो इसीलिए स्टेबिलिटी हो गया। लेकिन क्या सिर्फ अकेला एंट्रोपी स्टेबल कर सकता है किसी चीजों को? नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एनर्जी इसने ज्यादा कंज्यूम कर ली तो यहां पर क्या है, एंट्रोपी तो बढ़ी लेकिन एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी उससे ज्यादा बढ़ गया जो अनस्टेबिलिटी ले आएगा। तो मतलब ये हुआ कि मेरे पास एनर्जी और एंट्रोपी दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ होने चाहिए, जिससे जो स्टेबिलिटी ऑफ किसी भी रिएक्शन की स्टेबिलिटी है या स्पॉन्टेनिटी है किसी रिएक्शन की, वो डिपेंड करेगा एनर्जी के ऊपर और एंट्रोपी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एंट्रोपी होती क्या है इसको भी देखो, इसको भी आप देख लीजिए, क्या बोलेंगे हम एंट्रोपी को? एंट्रोपी को हम बोलेंगे भाई डिग्री ऑफ रेंडमनेस। क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ रेंडमनेस। कोई चीज कितनी ज्यादा रैंडम हो रही है उसे हम एंट्रोपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम एंट्रोपी बोलेंगे। अगर मैं क्या करता हूं, किसी भी सब्सटेंस को हीट एनर्जी सप्लाई करता हूं, इफ वी सप्लाई हीट एनर्जी, या बोलो तो क्यों हीट सप्लाई कर दिया, तो वहां पर जो एंट्रोपी है इंक्रीज होगा, एंट्रोपी विल बी इंक्रीज, मतलब रैंडमनेस वहां पर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई जैसे ही मैंने इसको हीट जो है प्रोवाइड करी, वहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? रेंडमनेस बढ़ गई। और रेंडमनेस क्या है? रेंडमनेस इज द एंट्रोपी, जिसे मैंने डेल्टा एस से दिखाता हूं। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ओके, हम इसको मेजर कैसे करते हैं भाई? इसको हम मेजर करते हैं डेल्टा एस को क्यू अपॉन टी। क्यू जो है रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं अभी, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे कि एंट्रोपी का क्राइटेरिया क्या होगा, हमेशा बढ़ती क्यों उसके बाद। ठीक है, तो यहां देखिए डेल्टा एस इक्वल टू क्या, रिवर्सिबल अपॉन टी। अब किसी के अंदर, सिस्टम के अंदर मैं हीट डाल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हीट अंदर डाल रहा हूं, तो उसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब डेल्टा एस बढ़ जाएगा। ओके, तो जो डेल्टा एस है मेरे पास, ओके, रैंडमनेस देखिए, अब हीट कहां से कहां सप्लाई करी मैंने, सराउंडिंग से, इस सिस्टम के अंदर सप्लाई करी। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इसलिए जो सीरीज है इसके अंदर बोला था कि सिर्फ दो ही चीजों के ऊपर कहानी चलेगी हमेशा, सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर। अब सराउंडिंग क्या है, जो हीट एनर्जी मैंने सराउंडिंग से निकाली, किसको दी, सिस्टम को दे दी। अब टुवर्ड द सिस्टम जाएगा, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, पॉजिटिव आएगा। तो मतलब मेरे पास, अगर मैं टोटल रैंडमनेस की बात कर लेता हूं, टोटल रैंडमनेस क्या होगी, मतलब डेल्टा एस टोटल इक्वल हो जाएगा किस किस के, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। टोटल चेंज कैसे पता करेंगे कि सिस्टम के अंदर कितना चेंज आया, प्लस
सराउंडिंग के अंदर कितना चेंज आया, उन दोनों के अंदर जो चेंज आया वो हम बता देंगे कि टोटल चेंज आया भाई एंट्रोपी के अंदर। ओके, तो जो सिस्टम की एंट्रोपी है टुवर्ड द सिस्टम आ रही है, मतलब ये तो प्लस रहेगी, ठीक है, डेल्टा एस टोटल, ये तो प्लस रहेगी, सिस्टम वाली तो प्लस रहेगी। अगर सराउंडिंग वाली पूछी जाए तो सराउंडिंग से तो जा रही है, ठीक है, सराउंडिंग से तो जा, अब मैं सराउंडिंग को स्टडी करूंगा मतलब सराउंडिंग से दूर जा रही है तो माइनस का हो जाएगा, ये तो माइनस का आएगा, ये प्लस माइनस 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 डेल्टा एस सराउंडिंग। ओके, इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी रिवर्सिबल के लिए माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी डेल्टा एस। जितना सराउंडिंग से निकला उतना कंज्यूम किसने किया, उतना ही कंज्यूम कर लिया सिस्टम में, मतलब ये दोनों इक्वल है और इक्वल होने के लिए हो गए तो ये एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, डेल्टा एस इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंट्रोपी है, जो एंट्रोपी है अपने पास वो हमेशा 0 रहेगी रिवर्सिबल के लिए, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती है उनके लिए डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब वो कभी 0 नहीं होगा अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो क्राइटेरिया क्या हुआ, ये हुआ कि जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो वहां पर स्टेबिलिटी आएगी। ओके, कुछ क्वेश्चन जो है आपको बता देते हैं हम। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन द फॉलोइंग चेंज स्टेट वेदर ऑर्डर हैज इंक्रीज और डिक्रीज एंड कॉन्सिक्वेंटली द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। हमें बताना भाई एंट्रोपी चेंज होगी तो कैसे चेंज होगी, ज्यादा होगी मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी या एंट्रोपी कम होगी। पहली रिएक्शन है आपके पास, पहली चीज पूछ रखी है H2O लिक्विड से H2O गैस की तरफ गए, मैंने अभी आपको करवाया था कि एंट्रोपी यहां पर बढ़ेगी, करवाया था। अगला देखिए CO2 प्लस H2O है, CO2 प्लस H2 है, यहां पर बना दिया भाई कार्बोहाइड्रेट बना दिया प्लस O2 बना दिया। इस रिएक्शन के अंदर हमेशा क्या होगा, एंट्रोपी कम होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 6 मॉलिक्यूल, अगर ग्लूकोज यहां पर हम बना देते हैं C6H12O6, अगर हम ये बना देते हैं C6H12O6 तो यहां पर 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 मोल वहां पर वाटर है, यहां पर क्या बना 1 मोल ग्लूकोज का बनेगा प्लस O2, 6 O2, यहां पर टोटल 7 है और वहां पर क्या है 12 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड्स है। तो यहां पर क्या हुआ, एंट्रोपी डिक्रीज हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और एंट्रोपी ऑफ फेज चेंज की बात कर लेते हैं कि देखिए फेज चेंज की एंथैल्पी मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी का फेज चेंज हम कैसे निकालते हैं, सेम बात वही है भाई एंट्रोपी के लिए आती है, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की बात कर लेते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन डेल्टा एस से ही दिखाएंगे। ओके, फ्यूजन के अंदर क्या होता था, कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, सॉलिड किसके अंदर जाएगा भाई, लिक्विड के अंदर जाएगा। ओके, तो यहां पर अब क्या है डेल्टा एस है, इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी। ओके, क्यू को हम लिख सकते थे ये डेल्टा एच अपॉन टी है। ओके, अब फ्यूजन के लिए है तो यहां पर एंथैल्पी जो यूज होगी किसके लिए होगी, फ्यूजन वाली होगी यूज, मतलब डेल्टा एफ एच अपॉन टी ये हम लिख सकते हैं। और टी टेम्परेचर कौन सा, फ्यूजन वाला, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बात कर लेते हैं, सॉरी एंट्रोपी की बात करें ना, हाँ एंट्रोपी पढ़ रहे हैं भाई इधर, तो यहां तो एंट्रोपी आना चाहिए, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इसका मतलब क्या है, वही बात है डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी। वेपराइजेशन के लिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का यूज होगा डेल्टा वी एच अपॉन टी, कौन से वाला, वेपराइजेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका। ओके,
वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैस फेज के अंदर जाएगा, ये होता है वेपराइजेशन वाला। क्वेश्चन देखिए यहां से कि सब्लिमेशन वाला सेम चीज वही है भाई, कोई ज्यादा चेंज नहीं है इधर। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी। डेल्टा एच कौन से वाला चाहिए, सब्लिमेशन वाला चाहिए, टी कौन सा, सब्लिमेशन वाला चाहिए। ओके वही बात है, कहां से, सॉलिड से गैस की तरफ जाता है। इसका जो क्वेश्चन देखिए यहां पर किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस दे दिया है और हमें डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। किसके लिए, 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट 1 atm एंड 100 डिग्री सेल्सियस इवेपोरेट टू 1 मोल वाटर वेपर्स। मतलब H2O लिक्विड से H2O गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ, कितने के ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। मतलब टेम्परेचर दे दिया आपको 100 डिग्री सेल्सियस। और दे रखा है कि यहां पर जो डेल्टा एच ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो आपको बता दी, वो आपको बोल दिया कि 2257 ग्राम पर मोल के हिसाब से, सॉरी जूल पर ग्राम, एंट्रोपी है ना, एंथैल्पी सॉरी जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस जब 1 ग्राम चेंज होगा H2 गैस के अंदर, तो वहां पर इतनी एंथैल्पी चेंज होगा। हमें बताने कि इसके अंदर एंट्रोपी चेंज कितना होगा, एंट्रोपी चेंज कितना होगा। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, डेल्टा एच पर ग्राम 1 ग्राम के लिए दे रखा है। किसके लिए दे रखा है, 1 ग्राम के लिए दे रखा है। निकालना किसके लिए एंट्रोपी, ये तो 1 मोल के लिए निकालना है। ओके तो पहले क्यों ना हम इसको 1 मोल के हिसाब से कन्वर्ट करें। चेंज क्या हो रहा है, H2O मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है। तो कितना हो गया, ये 1 मोल हो गया, 1 मोल हो गया। 1 ग्राम के लिए आपको दे रखा है, तो यहां से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 18 इंटू 2257 जूल आ जाएगी अपने पास। ठीक है, जूल के अंदर अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, एंथैल्पी निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है एंट्रोपी का, डेल्टा एस इक्वल टू एंथैल्पी अपॉन टी। टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लीजिए आप, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 373 केल्विन। जब 373 केल्विन है अपने पास गिवन और यहां से अपने पास डेल्टा एच गिवन है, तो हम यहां से एंट्रोपी का जो है एंट्रोपी बता सकते हैं 1 मोल के अंदर एंट्रोपी के अंदर कितना चेंज हुआ। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, आई होप आप अब निकाल लोगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये हमने पूछा था एंथैल्पी ऑफ अपना जो है वेपराइजेशन का, आपसे पूछा जा सकता है फ्यूजन के लिए, सब्लिमेशन के लिए, कुछ भी पूछ सकता है ना, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला आपका यही रहेगा एंट्रोपी निकालने के लिए। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ क्या कहता है, गिब्स एनर्जी क्या होती है, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी क्या होती है, और फिर अपना यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसको ये वीडियो पसंद आया, अपना वीडियो को जो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर। जय हिंद।